हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आई होप बढ़िया ही होंगे। हाँ, मेरा नाम है रवि बिजवानी और आप देख रहे हो फिल्टर ज्ञान। फिल्टर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, साइड में या बटन होगा कर लिया करो, ठीक है? जिससे मैं आगे की वीडियोस पे आपको पता लग जाए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आऊँ तो आपको पता लग जाए कि हाँ सर आ चुके हैं और नई वीडियोस का आपको पता लगता रहे। दूसरी बात, आगे जो भी मैं नोट्स डालूंगा, जो भी मैं उन क्वेश्चन बैंक डालूंगा, उनके आंसर भी बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। आप ऐसा नहीं है 2 वीडियो देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ठीक है? अगर अभी यही वीडियो पहली देख रहे हो तो इसको देखने के बाद या इससे पहले की वीडियो देख लेना, जिससे आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक अपने चल रहे थे वो चल रहा था पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन अपन ने 4 के लिए प्रूव किया था। पहला था आपका प्रिमिटिव, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड, तीसरा था फेस सेंटर्ड और चौथा था हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को समझना थोड़ा सा मुश्किल था आई थिंक, है ना? कई लोगों को, कई बच्चों को, मेरे को मतलब एक कमेंट में भी आया था और उसमें ये पूछा गया था कि सर मेरे को जेड समझ में नहीं आया। तो एक बार मैं जेड को समझा देता हूँ, ठीक है? अब ट्राई करो कि इतनी सी जगह में समझ में आएगा, ठीक है? चलो, ठीक है। तो इस तरीके की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, आपको पता है ना? तो आप समझो कि 3 तो आ ही गए, ये 3 तो बीच बीच में, ये तो साफ साफ आ ही गए, जेड बराबर 3 तो हो गया, ठीक है? अब प्लस ऐड होते जाएंगे। अब ऐड कैसे होंगे कि ये जो पार्टिकल होगा ये 3 यूनिट सेल में जाएगा। आपको मालूम होगा कि ये जो पार्टिकल है वो एक बिल्डिंग में, एक फ्लोर पे देखो 4 में जा रहा है, ये कितने में जाएगा? 3 में, क्योंकि ये जो एंगल है वो 120 का है। तो एक फ्लोर में कितने में जाएगा ये एक फ्लोर जो नीचे बनेगा उसमें कितने में जाएगा? ये 3 में जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको यहां से ऐसे लाइन खींचूं और ऐसे बनाऊं और यहां भी ऐसे बनाऊं तो ये कितने में गया? 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है? तो एक फ्लोर में 3 में गया तो इसके ऊपर भी इस तरीके से दूसरा फ्लोर बनेगा, तो टोटल ये कोने का पार्टिकल 6 में गया, ठीक है? तो इसका पार्टिसिपेशन होगा 1/6, ठीक है? ये 1/6 इसका पार्टिसिपेशन हो गया। वैसे मैं बिल्कुल बड़े बड़ा करके आपको समझा चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में, तो जेड का कुछ कोई पूछ रहा था तो मैंने बता देते हैं। तो ये 1/6 में गया है और ऐसे है कितने? 12 कॉर्नर है, 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऊपर, तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/6, तो 12 इंटू 1/6, ठीक है? इसके अलावा जो है ये पार्टिकल को आप देखो तो ये आधा इस नीचे वाली में जाएगा और आधा ऊपर जो बनेगी उसमें जाएगा। तो एक यूनिट सेल में कितना है? आधा। तो ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 2, तो 2 इंटू हाफ। अब सॉल्व करोगे 3 + 2 + 1 बराबर 6। तो ये आपको अब आ जाना चाहिए, नहीं भी आएगा एक बार पिछली वाली वीडियो एक बार देख लेंगे और समझ में आ जाता है, ठीक है? वैसे इससे आ गया होगा, जिसने पहले वाली देखी होगी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, वाइड मतलब वाइड क्या है और टाइप ऑफ वाइड, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, कैसे डेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तीनों ही चीजों पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो डेंसिटी पे पूछते हैं और वाइड पे पूछता है। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ही क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। ये जब अगर ये लेक्चर देखते ही आपके लगभग 70 to 80% क्वेश्चन सीबीएसई के पूरे क्लियर हो जाएंगे। जेईई मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो जेईई मेंस और नीट में आए हुए हैं उनका पूरा चार्ट बना के मैं आपको लिंक में दे दूंगा। हो सकता है इस वीडियो की एडिटिंग करते समय मैं लिखता जाऊँ और वो आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, नहीं तो अगली वीडियो में डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का सीधा सीधा सा मतलब है कि एक पार्टिकल के अराउंड में कितने और पार्टिकल हैं। मतलब होंगे तो हो सकता है इसके हजारों हो उधर उधर, इसके नियरेस्ट कितने पार्टिकल हैं। मतलब अगर मैं ये पार्टिकल रख दूं, हो सकता है एक पार्टिकल इधर 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 इधर, पूरे हजारों लाखों पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इसके नियरेस्ट कौन होगा? जो इसको टच कर रहा है। तो इसको टच करने वाले कितने पार्टिकल और होंगे? तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा जो उसको टच कर रहे हैं वो इसी का ही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल अराउंड अ स्पेसिफिक जिसको आप चूज करना चाहो,
अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल। उसी पार्टिकल का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, और इसके बीच में एक छोटा सा पार्टिकल रख दूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? तो कितने और पार्टिकल उसको टच कर रहे हैं, इसको और समझते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे प्रिमिटिव के लिए, बॉडी सेंटर के लिए और फेस सेंटर के लिए, कि प्रिमिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और फेस सेंटर का क्या है। फिर आपको मालूम है जैसे कि हमने हेक्सागोनल का किया तो आपको हेक्सागोनल का भी बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो मैंने ये बना दिया है प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको ये मालूम है कि अगर मैं इसको बना, प्रिमिटिव का मतलब होता है अगर पार्टिकल सभी कोनों पर है ना। प्रिमिटिव का मतलब होता है यदि पार्टिकल सभी कोनों पर पड़े हुए हैं, सब पर, और कहीं ना हो। और आपको ये लग रहा होगा कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दूर है, तो अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये पार्टिकल आपस में इस तरीके से टच करते हैं। तो अगर हम देखें कि इस पार्टिकल को ये टच कर रहा है और इस पार्टिकल को ये टच कर रहा है, तो अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये वाला इसको टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आ गया। अब ये करे, जब ये करेगा तो ये भी करेगा, क्योंकि ये भी a डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब इसको देखो कि इस पार्टिकल के आगे, मतलब अब ये पार्टिकल जो है वो सिर्फ इसी क्यूब में थोड़ी है, और भी क्यूब बन रहे होते हैं, एक फ्लोर में 4 क्यूब बन रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ देखो एक और क्यूब बन सकता है ना, तो जो अगला क्यूब होगा उसके पार्टिकल से भी ये टच करेगा। मतलब इधर देख सकते हो कि अगर ये एक कॉर्नर का पार्टिकल हो गया है ना, तो ये इससे भी टच करेगा, इसके पीछे वाले से भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा और इसके आगे वाले को भी टच करेगा। तो ये कितनों को टच कर गया? 1 2 3 4। अब ये नीचे वाले को भी तो टच करेगा, इधर ये नीचे जो है, ये जो है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब एक क्यूब यदि इसके ऊपर रख दिया जाए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उनके जो कॉमन पार्टिकल को, जैसे अगर एक क्यूब यहाँ आ गया तो जैसे ये क्यूब इधर बन गया, इसके ऊपर भी तो आएगा 3D में। तो ये पार्टिकल ऊपर वाले क्यूब के इस पार्टिकल को भी टच करेगा। तो ये अपने चारों ओर कितने और पार्टिकल से टच कर रहा है? 1, ये इससे पीछे वाले से 2, आगे वाले से, अब देखो इसके ये वाला 3, इसके बगल वाला 4, ऊपर वाला 5 और ये नीचे वाला, ये वाला। देखो कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो प्रिमिटिव में हर कोने के पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कई को लग रहा है सर ये पार्टिकल अलग है, ये अलग है। नहीं यार, अगर आप पूरा ऐसे बिछा दोगे बहुत सारे क्यूब तो हर पार्टिकल एक जैसा है ना। तो इस चीज को समझ के चलना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना होता है? ईच पार्टिकल का 6 होता है, ये दिमाग में रखना है। अब आते हैं बॉडी सेंटर के पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। क्लियर? तो बॉडी सेंटर के क्यूब मतलब देखते हैं। तो ये हो गए बॉडी सेंटर का मतलब होता है कि एक पार्टिकल बॉडी में और कॉर्नर पे तो है ही है, मतलब प्रिमिटिव के अंदर ही घुसेगा कौन? एक पार्टिकल और वो जब बीच में सेट हो जाएगा तो क्या बनेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल। क्यूब है ही है और बॉडी पर एक पार्टिकल और है, तो इसका नाम हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल। देखिए होता क्या है, यदि मैं इसको भी जूम इन कर लूं तो देखते हैं कि क्या होता है कि इस लेयर में ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करते क्योंकि इनके बीच में एक और पार्टिकल आ गया है, तो उस पार्टिकल की वजह से ये आपस में टच नहीं कर पाते। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश तो करूंगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा अगर वैसे ही समझाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन इधर एक बार देख लो कि ये पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब के सब किसको कर रहे हैं? यहाँ जो पार्टिकल पड़ा हुआ ना बीच में बॉडी में, ये वाले भी इसको टच कर रहे हैं, नीचे वाले सब इसको टच कर रहे हैं, इस वाले इसको। तो ये इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच करेगा, ये भी इसको टच करेगा, मतलब इसको ये भी टच करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा और ये भी करेगा। ये आप ऐसे समझो कि एक मैं बीच में पार्टिकल लूं और
ऊपर 4 पार्टिकल फंसा दूं और नीचे 4 पार्टिकल फंसा दूं उसके, मतलब ऐसे पार्टिकल लूं, ये वाला ग्रीन कलर से बना दिया मैंने, इसके चारों ओर ऐसे पार्टिकल फिक्स कर दूं, ये आपस में टच नहीं, और ये ऊपर हो गए, और ये ही ऐसे ही, ये ऊपर हो गए ये वाली लेयर, ये बीच वाला, और ऐसे ही नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच वाला पार्टिकल कितनों से कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है 8 से। तो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल में 2 टाइप के पार्टिकल होंगे, या तो मिड वाला या कोने वाला। तो मिड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बेटा, कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। क्लियर। अब मैं देखता हूं कि कोने वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे मान सकते हो। अच्छा, कईयों को लग रहा होगा ये जाल सा बनाया कैसे, ये मैं पहली बार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, पुरानी वीडियो किसी न किसी में देखी है, ऐसे मैंने बनवाया है शुरू में, जब मैं क्यूब बनाना आपको सिखा रहा था। ठीक है, इस बहाने पुराना तो देखेंगे। तो देखिए तो ये पार्टिकल जो है वो इसके बॉडी, इस क्यूब के बॉडी के पार्टिकल से टकरा रहा, मतलब टच कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा इससे। भाई इस क्यूब को ये वाला मान लूं तो ये इससे टच कर रहा है, ऐसे ही ये पार्टिकल इसके बगल वाले क्यूब इसमें जो पड़ा होगा उससे भी टच करेगा, इसके पीछे वहां रखे हुए, मतलब इसके इधर इधर इसमें जो पार्टिकल है उससे भी टच करेगा, और ये इधर के बीच में जो मिड में रखा हुआ पार्टिकल है उससे भी करेगा। अब 4 कमरे नीचे हैं और 4 कमरे ऊपर भी बनेंगे, तो जो पार्टिकल, जो कमरे ऊपर बनेंगे, अब देखिए कि जो कमरे ऊपर बनेंगे उसमें भी तो एक बॉडी सेंटर पे पार्टिकल होगा, और ये उसका भी हिस्सा होगा। भाई ये पार्टिकल उसमें भी तो उतना ही जा रहा है इधर तक, इससे इससे टच कर सके। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो होगा कोने का, वो 4, मतलब अगर क्यूब है, मतलब ये पार्टिकल है, इसके चारों ओर क्यूब है, तो इधर एक बॉडी सेंटर, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा बॉडी सेंटर, चौथा बॉडी सेंटर, तो 4 बॉडी सेंटर से तो टच कर रहा है, ये एक फ्लोर में 4 से। तो ये पार्टिकल ऊपर भी तो है, 8 कमरों में जा रहा है। आपको मालूम होगा मैंने कंट्रीब्यूशन 1/8 बताया है ना, इंटू 8 करते थे तब जाके आता था। तो 4 इधर और 4 ऊपर, तो कितनों में जा रहा है, 8 में। तो मतलब बॉडी सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं 8 है ना भाई, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बॉडी सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और कॉर्नर वाले पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो 4 इधर, 4 इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, इसका भी और इसका भी। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एफसीसी में पार्टिकल्स का बॉडी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए एफसीसी में कहाँ पार्टिकल होते हैं बताओ, ठीक है बता दे, है ना। तो एक पार्टिकल होता है कोने पर, कोने वाले टाइप के पार्टिकल, और हर फेस पे एक पार्टिकल होता है, मतलब फेस के वाले का भी निकालेंगे और कोने वाले का भी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। हाँ भाई देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया है। अभी कई लोगों को लग रहा है सर आपने तो बना दी, हम कैसे बनाएंगे। ऐसा है, अभी मैं इसको, आप ये समझो कि 8 क्यूब का एक सेटअप मैंने बना दिया है, फिर मैं आपको इसको बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता नहीं रहा क्योंकि मेरे को दोबारा साफ करके बनाने में काफी टाइम लगेगा, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने बना दिया है, बाकी बनाना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप देखो इसमें से एक क्यूब निकाला है मैंने, सपोज ये वाला निकाला है, तो उसमें 2 तरीके के पार्टिकल है, एक तो फेस के पार्टिकल है, एक कॉर्नर का पार्टिकल है। तो देखते हैं दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है या अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूँ कितना कोऑर्डिनेशन है, तो आप अगर देखो तो ये इन सबसे टच करता है, क्योंकि अगर इसका जूम इन बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ये जो पार्टिकल इन चारों से टच कर रहा है इस तरीके से, अगर मैं इसका जूम इन बनाऊं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ये हो गया। अब समझो कि ये पार्टिकल गोला है, कोई मतलब टाइल नहीं है जो इस पे चिपक गई है, वो नीचे से ऐसे आ रहा है, घूम
घूम के मतलब ऐसे नीचे तक आ रहा है, ठीक है, और इतना ही ऊपर भी जा रहा है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये इधर वाले मतलब इस फेस के पार्टिकल, इस फेस के पार्टिकल, वहां से जो पीछे से आ रही है मतलब इस दीवार से जो पार्टिकल आ रहा है उससे, जो कैमरे के पीछे से आ रही है उससे क्या करेगा, ये टच करेगा। कमरे के मतलब कैमरे के पीछे से और इस दीवार से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये चारों मिलकर इसको टच करें। इसको आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे अगर यहाँ पर एक क्यूब है, एक कमरा एक क्यूब है, तो एक पार्टिकल ऊपर से आ रहा है तो यूं है मतलब नीचे आधा पार्टिकल ना ऐसे 3D में, तो अगर वो पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है यूं, तो वो इस फेस पे एक पार्टिकल होगा वो भी ऐसे निकला रहेगा, इस फेस पे जो पार्टिकल होगा वो भी ऐसे निकला रहेगा, इधर भी निकला रहेगा, कैमरे के पीछे भी निकला रहेगा। तो वो जो बीच में पार्टिकल आ रहा है, जो बीच में पार्टिकल का हिस्सा आ रहा है जो ऊपर है, ऐसे आ रहा है वो मतलब यूं है, तो इधर वाले से यहां से और कैमरे के पीछे से टच करेगा। मतलब इस वाली दीवार के पार्टिकल से ये टच करेगा क्योंकि ये नीचे है, सिर्फ टाइल नहीं है, ठीक है, इससे करेगा, इधर वाले से करेगा, इस दीवार का मतलब ये वाली जो दीवार जा रही है पीछे, जो ये वाली दीवार समझ के चलो, और ये कैमरे के पीछे वाली दीवार से टच करेगा। तो अब ये होगा, ये एक कमरे में तो जाएगा नहीं, ये कितने कमरों में जाता है, 2 कमरों में। तो जब एक कमरा ऊपर बनेगा तो वहां पे भी 1 2 एक इधर वाला 3, एक वहां पीछे वाला 4 मतलब ऊपर वाले फ्लोर से टच करेगा। मतलब ऐसे ही 4, जैसे अगर एक पार्टिकल नीचे आएगा तो नीचे के कमरे में यहाँ 4 दीवारों पे 4 है, ऊपर के कमरे में भी तो आधा जा रहा है, ये आधा ऊपर भी तो है, तो ऊपर के कमरों के 4 जो है कोने, मतलब अगर एक पार्टिकल यहाँ आया तो नीचे के कमरों के चारों कोने और ऊपर के कमरों के चारों जो फेस है उसके वो उसको टच करेंगे। तो ये जैसे 4 ऐसे ये 4, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन आया, ये जो पार्टिकल है ऐसे 4 तो इस पे कर ही रहा है, नीचे वाले 4 और ऊपर वाले 4, तो टोटल कितने हो गए 12, 4 8 12। तो बीच वाले पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो फेस वाला पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 12। अब अपन देखते हैं कॉर्नर के पार्टिकल का। आप इसको समझो कि जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो ये है, और ये देखो कितने क्यूब में जा रहा है, 8 क्यूब में जा रहा है। अब आपको वो वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे 8 क्यूब में जाता है। ये आगे वाला क्यूब है, उसके कोने में पार्टिकल है जो 8 क्यूब में जा रहा है। देख लो बोले 8 बन रहे ना, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 क्यूब में अगर जा रहा है तो अब इधर देखो कि ये जो है, ये पार्टिकल को मैं यहां पर रख दूं, बात एक ही है यार, इसके भी ऊपर एक खींच देंगे, तो ये देखो सीलिंग से, जो इधर सीलिंग सी दिख रही है वो इससे और इससे टच करता है। मतलब तो बीच में से ये जो देख रहे हैं ना, ये जो दीवार ऐसे कट के जा रही है, देखो बीच में इस दीवार की सीलिंग, मतलब इस क्यूब की सीलिंग, छत, और इस क्यूब का बॉटम, ये यहाँ पे जो एक पार्टिकल होगा वो इससे टच करेगा, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे ऊपर कर रहा है। तो एक कैसे कट रही है, ऐसे कट कर रही है ना, तो अगर ये कट कर रही है तो उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ये ऐसे जो ऐसे कट कर रही है, बीच में पार्टिकल है, तो इससे और इससे टच कर रहा है। ओके, अब ये देखो, अब एक चीज और सोचो कि ये एक दीवार ऐसे और जा रही है। अब देखो इसको एक मेरे को ऐसे और खींचना पड़ेगा, तब ये 8 क्यूब होगा। देख रहे हैं 8 क्यूब। तो अब देखो ये जो है, ये इसको देखो, अगर मैं एक दीवार ऐसे काटूं, देखो एक तो ऐसे कट गई ये वाली, ये देखो
ये जो दिख रही है, तो इसके चार कौन होंगे, 1 2 3 4, मतलब चार फेस पे जो पार्टिकल रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे इधर बीच में होंगे। जब इसके ऊपर और क्यूब आ जाएंगे तो ये भी बीच में फंस जाएगी। तो इधर देखो ये पार्टिकल चार सीलिंग से टकरा है, मतलब टच कर रहा है। और अगर मैं एक दीवार ऐसे काट दूं, ठीक है, तो इस दीवार को अगर मैं काट दूंगा, बीचों बीच जब पार्टिकल रहेगा यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, तो ये जो दीवार है ये कितने कमरों में जाएगी, ये दीवार जो है कितने कमरों में जाएगी, 4 कमरों में जाएगी, 4 कमरों में। कैसे, ऐसे देखो, जब ये दीवार 4 कमरों में जाएगी है, ये दीवार भी 4 कमरों में जाएगी। कमरे तो 8 होंगे, मतलब वो कॉमन होंगे, 4 कमरों के कॉमन होंगे। मतलब अगर ये दीवार को देखूं, इतने हिस्से को देखूं, तो वो इस क्यूब का भी है, इस क्यूब का है, तो मतलब 4 क्यूब के हिस्से बनेंगे, मतलब होंगे तो 8 क्यूब के हिस्से, लेकिन कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा, एक पार्टिकल सपोज यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा इधर होगा, देखो समझने की कोशिश करो, तो सबसे टच करेगी, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये एक क्यूब है, तो पार्टिकल अगर यहाँ कोने पे, तो वो इससे टच करेगा ना, इससे, देखो इस वाले, इससे भाई ये वाला कोना इससे टच करेगा ना। तो ऐसे कितने हैं, एक नीचे, एक देखो वापस ऊपर, तो ऐसे 4 है, देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये जो इधर जा रही है, ये जो दीवार जा रही है, एक इधर। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, इसको मैं यहाँ ऐसे ऐसे सेट करूं, और मैं ऐसे काट रहा हूं, तो मैं ऐसे काटूंगा, तो ये 4 कमरों में ऐसे जाएगी, इससे रिलेटेड एक क्यूब इधर बन जाएगा, एक क्यूब इधर बन जाएगा, एक क्यूब इधर, एक इधर, 4 इधर बन जाएंगे और 4 इधर बन जाएंगे, मतलब ये 2 क्यूब में बटेंगी, मतलब एक क्यूब इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो ये बीच में एक पार्टिकल, तो 1 2 3 4, इसको अगर आप देखो तो ये वाली है, एक ये वाला, ये इससे टच करेगा, ऐसे इधर पीछे होगी, तो इसके इस क्यूब के पीछे भी तो क्यूब है ना भाई, 2 इधर वाले, 2 इसके पीछे, ये जो क्यूब है उसके पीछे भी तो क्यूब है, जब तो 8 है, तो ये आपके हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 इधर से मिला, 4 इधर से मिला, मतलब 4 जब एक बार दीवार बीच में से काटी तब मिला, ये सीलिंग वाली, एक बार ऐसे काटी, और अब एक बार देखो मैं कैसे काट रहा हूं, देखो ये कट रही है ये दीवार, मतलब ये कि ऐसे कट रही है, और आप देखो कि अगर ये कौन है, तो वो इससे भी तो टच करेगा, ये वाली दीवार से। मतलब अगर ये समझो ये जो दीवार है, इसके उस कोने में मैं वहां देखूं, तो वो जो कोने का पार्टिकल है वो इस पे भी तो, जो फेस पे रखा हुआ पार्टिकल वो उससे भी तो टच करेगा। तो इस दीवार को मैं ऐसे मान रहा हूँ ना, ये वाली देखो कितने कट कितने किए, एक तो ये किया कट, ये वाला ऐसे देखो दिख रहा होगा, एक ऐसे किया, और एक देखो मैंने थोड़ा डार्क लाइन से कट किया है ऐसे, ठीक है, वो भी 8 कमरों में जा रही है, मतलब एक जो ऐसा कट बनेगा, मतलब इसके इधर एक क्यूब है और इसके एक पीछे क्यूब है, आगे क्यूब है और पीछे क्यूब है ना। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, तो इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे, इससे, ओके। तो देखिए ये पार्टिकल 4 तो अपने फेस वाले इधर से, 4 नीचे जो निकल रहे हैं मतलब फेस पे तो है, और 4 जो अगर ये पार्टिकल यूं निकल के आए तो इससे, इस दीवार से कैमरे के पीछे, तो 4 ये और 4 इसके ऊपर वाले कमरे के, और 4 ये तो ये 12 हो गए फेस के, मतलब फेस सेंटर के हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और कॉर्नर वाले का भी कितना होगा 12। 4 इसका जब ऐसे कट करूंगा, 4 ऐसे कट करूंगा तब, और 4 ऐसे कट करूंगा, तो कैसे कट किया हमने,
ऐसे 4, ऐसे 4, तो ऐसे 1 2 3 4, और कैसे कट किया है, ऐसे 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 और ऐसे, 1 2 3। ओके, अब ये मैंने समझा दिया है, तो आपको याद रखना है कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ईच के लिए। ठीक है, अपने क्यूब्स बनाना आपको सिखा दूंगा। फर्दर चलते हैं अपन वॉइड के लिए। अब कई लोग कह रहे हैं सर अभी सिखाओ, सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। हो सकता है लेक्चर के लास्ट में इसमें अभी टॉपिक एक साथ चलने दो कि वॉइड आएगा। वैसे क्यूब बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, और अब जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा वॉइड। देखिए दोस्तों, अब चलेगा टॉपिक वॉइड। अगर हम बात करें वॉइड, तो हम ये कहेंगे जैसे अगर मैं आपके सामने सिंपल ऐसे प्रिमिटिव यूनिट सेल लगाऊं और इसमें पार्टिकल ऐसे जमा दूं, तो हमको पता है इसका पैकिंग एफिशिएंसी 52% आता है। ठीक है, तो बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, वॉइड। कितना होगा, 48% बचा हुआ स्पेस। तो ये कहेंगे आफ्टर द पैकिंग ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल सम इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल रिमेन्स, या फिर रिमेनिंग। तो उस जो डिस्टेंस जो बच जाती है, इंटरमीडिएट स्पेस जो बच जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, वॉइड। ठीक है, सिंपल। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस क्रिस्टल, लैटिस या लैटिस क्रिस्टल, some intermediate space is remains which is called void। अब void के टाइप है, सबसे पहला जो void आता है उसमें जो आता है उसे बोलते हैं ट्राइएंगल void। क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल void। इसकी भी डेफिनेशन है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, और ये तीसरा पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो जगह बची हुई है, ये जो बीच में जगह है, इसको अपन बोलेंगे ट्राइएंगल void। अब डेफिनेशन क्या है, द वॉइड विच हैविंग Cn इक्वल टू 3, विच हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 3। मतलब वो वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन, वो वॉइड जिसमें अगर कोई पार्टिकल आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, द वॉइड इन विच द पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3। ठीक है, अब इतना जानकारी, वैसे इतनी जानकारी किसके लिए सही है, सीबीएसई के लिए। ठीक है, इतना करके आ जाओगे, आपसे इतना ही पूछता है ट्राइएंगल वॉइड में। लेकिन इसके लिए थोड़ी और जानकारी पूछी जाती है, पूछा जाता है ट्राइएंगल वॉइड के लिए या किसी भी वॉइड के लिए R अपॉन कैपिटल R का रेशो क्या है। अब आप कहोगे ये क्या है, R अपॉन कैपिटल R। अब इसको ऐसे समझो कि ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, तो इसके सेंटर में जो इसका जो सेंटर रहेगा वो वॉइड के पार्टिकल का सेंटर रहेगा, ये वाला। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी इसे मैं बोलूंगा R प्लस कैपिटल R। अब R क्या है, R हो गई बड़े पार्टिकल की रेडियस, और स्मॉल r हो गई छोटे पार्टिकल की रेडियस। मतलब वॉइड के पार्टिकल की रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, और इस पार्टिकल की रेडियस हो जाएगी कैपिटल R। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, R प्लस R। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये बेस बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब कई लोग कहेंगे 30 क्यों होगा, यदि मैं इन दोनों सेंटर को मिला दूं, और इसको भी इस तरीके से मिला दूं, तो ये कितना होगा 2R, ये भी 2R और ये भी 2R।
तो अगर सारे जो लेंथ है वो सेम होंगे तो ये एंगल कितना होगा 60, और इसको अगर इधर मिलाऊंगा तो आधा एंगल कितना होगा 30। तो इसको अगर मैं जूम इन करूं तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से मिलाने वाली सेंटर का ये होगी आर प्लस आर, और ये जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। अगर मैं इधर सेट करूं तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन इक्वेटोरियल, बेस कितना है कैपिटल आर, इक्वेटोरियल कितना है आर प्लस आर। ठीक है, तो सॉल्व अगर हम करेंगे तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, सॉल्व करेंगे तो 2r इक्वल टू √3r प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा r कॉमन लेके तो यहां r अपॉन r बचेगा, और अगर हम सॉल्व करेंगे इससे आगे फर्दर r अपॉन कैपिटल r तो आंसर आएगा 0.155। या आप सॉल्व भी कर सकते हो या सीधा याद रख सकते हो, सॉल्व तो यहां से हो जाएगा अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपसे अगर कोई पूछे कि ट्राइंगल वॉइड क्या है तो आपको कहना है कि द वॉइड इन विच पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कॉल्ड ट्राइंगल वॉइड। इसके लिए r अपॉन r का जो रेशियो है स्मॉल r अपॉन नंबर कैपिटल R ये 0.155। ठीक है, तो ऊपर हमेशा छोटी रेडियस, नीचे हमेशा बड़ी रेडियस। ओके, अब आप इसे समझिए, यदि r अपॉन r का रेशियो ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, उसमें स्मॉल r ज्यादा होगा, मतलब वॉइड का पार्टिकल बड़ा होगा। अगर वॉइड का पार्टिकल बड़ा है तो उसको टच करने वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे ना, सोच के देखो। अगर वॉइड का पार्टिकल ही छोटा है तो टच करने वाले पार्टिकल भी कम होंगे उसको, अगर वॉइड का पार्टिकल बड़ा है तो टच करने वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो मैं ये कहूंगा यदि r बड़ा है स्मॉल r तो वॉइड की रेडियस, वॉइड के पार्टिकल की रेडियस ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका रेशो भी ज्यादा आएगा, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि अगर रेशो ज्यादा आया तो छोटे पार्टिकल की रेडियस है वो ज्यादा है, और अगर छोटे पार्टिकल की रेडियस ज्यादा होगी तो पार्टिकल बड़ा होगा और उसको टच करने वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि r अपॉन कैपिटल R प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यदि किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो उसका r अपॉन r का रेशो भी ज्यादा होगा। चले स्टार्ट करते हैं आगे, एक बार देख लो। अगला जो आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, साफ कर रहा हूं, ठीक है। ये खत्म हुआ आपका ट्राई। अब जो वॉइड आएगा वो वॉइड आएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब इसको थोड़ा 3D में ऐसे बनाएंगे। अगर ये वॉइड का पार्टिकल हुआ तो एक पार्टिकल ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से होता है। अब इसको, अब ये ऐसे थोड़ी पार्टिकल बहुत दूर होंगे, ये आपस में टच कर रहे हैं, ये थोड़ा ऐसे है। ये वॉइड का पार्टिकल और इसके ऊपर एक और पार्टिकल, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खोल दिया है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो, आपको पता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये 109.5 डिग्री है। अब ऐसा है कि ये पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, 1 2 3, और ये भी टच कर रहा है क्योंकि ये इनके ऊपर है। मतलब पहले ये 3 ऐसे बने हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल, मतलब अंदर ही अंदर इस तरीके से आया है, और इसके ऊपर एक और पार्टिकल है। अब कई लोग कह रहे होंगे सर ये ट्राइंगल नहीं होगा, मतलब बीच वाला पार्टिकल बड़ा है, अगर वो बड़ा होगा तो उस पर एक पार्टिकल और टच कर रहा है। अभी भी मैंने बोला कि r अपॉन r का रेशियो जो आएगा इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें बीच वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।
तो अगर वो पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बड़ा है तो एक पार्टिकल और टच कर रहा है, मतलब इतना बड़ा है कि थोड़ा वाइड से जो जगह है उसमें से बाहर निकल के आ रहा है, तो उसको एक पार्टिकल और ढक रहा है, वो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए, ये और ये टच कर रहे हैं आपस में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, इस हिस्से को काट के, इस हिस्से को देख, तो मैं इस हिस्से को ऐसे बना सकता हूं, जूम इन, वही अपना कैमरा है, मालूम है बच्चों, है ना, कितने मेगापिक्सल का, मन में बोलो 1000 मेगापिक्सल, नहीं तो अंदर की स्ट्रक्चर को कौन बताएगा, वो अपना स्पेशल कैमरा ही बता सकता है जो मेरे पास है, वो मैं मार्केट में करूंगा, बस देख लेना जब। वेट तो एक और ये इस तरीके से, और ये पार्टिकल इधर है। ठीक है, तो ये से टच करता ही होगा, जब भी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इसको भी टच करता होगा। और अगर मैं इसके बीच से ऐसे दूरी निकालूं तो ये आपस में अभी दूर है, पर आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो ये दूरी कैपिटल आर है, इसकी डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस। अब आपको लग रहा है नहीं तो बाहर है, अरे भाई वो समझाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे चिपका दूंगा तो एंगल इतना छोटा हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं 109 का एंगल है, क्योंकि 109 का एंगल बड़ा होता है यार। तो ये हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है, r प्लस कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब सुनिए कि ये एंगल कितना होगा, थीटा अपॉन 2, थीटा कितना है 109.5। अब ये क्या है 90, तो ये क्या है बेस, और ये क्या है थीटा, ये क्या है इक्वेटोरियल, है ना। तो अगर अपन सेट करें तो cos 109.5 अपॉन 2 इक्वल टू AR अपॉन R प्लस कैपिटल। अब आप कहोगे इसका वैल्यू क्या है, आपको इसका वैल्यू याद नहीं करना है, ये अगर ज्यादा है तो अपने मैथ वाले टीचर से पूछिए, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ आगे आके रेशियो पता रहना चाहिए कि R प्लस कैपिटल R का जो रेशियो है वो 0.225 है। अब ये 0.155 से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बीच वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। तो इस तरीके से अपना खत्म हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नाउ द वॉइड इज कमिंग अप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिकल इस तरीके से, जैसे पहली लेयर इस तरीके से हो गई, अब दूसरी लेयर का पार्टिकल इसके ऊपर आ रहा है ऐसे ऐसे, इसके नीचे भी एक पार्टिकल है, ठीक है, मतलब अगर ये 4 पार्टिकल जुड़ेंगे तो इसके ऊपर एक पार्टिकल है और इसके एक ऐसे नीचे एक पार्टिकल है यहां से, तो जब भी तो ये ऑक्टाहेड्रल बन पाएगा। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसके बीच में जो पार्टिकल आएगा वो सबसे टच करेगा इससे 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 इससे, तो इसके बीच में जो यहाँ पार्टिकल आएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। तो वो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, वो क्या कहलाएगा, वो वॉइड जिसमें आने वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो कौन सी कहलाएगी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप डेफिनेशन लिख लेना, द वॉइड in which coming a particle having the coordination number 6 called octahedral। इसी तरीके से coordination number 4 called tetrahedral and coordination number 3 called triangle। ठीक है, अब इसके लिए r upon r का वैल्यू निकालते हैं, और इसके लिए थोड़ा और समझना पड़ेगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, साफ करता हूँ मैं इधर, इसको r upon r निकालता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, है ना। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको मैं अभी भी बताया था कि ये जो पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैं बता चुका था। अब देखिए कि मेरे को रिलेशन निकालना है R अपॉन R फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अब इधर देखो कि ये तीनों पार्टिकल टच कर रहे हैं, कर तो ये भी रहे, तो ये तीनों को अभी मैं ऐसे बना लेता हूं, 1 2 ऐसे कर रहे हैं, तो ये इसका सेंटर हुआ, ये इस छोटे पार्टिकल, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, R प्लस R, R प्लस R। अब देखिए ये कितना होगा R, ये कितना होगा 45। अब कैसे होगा ये 45, देखो ये पूरा एंगल 90 है, तो इससे अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में जो दूरी है वो ये थी, इस तरीके से यहाँ से बीच में कहीं ये वाला, भाई टोटल 2R होगी, 2R की आधी R होगी, तो ये जो एंगल अगर 90 है तो उसके बीच में से अगर मैं ले जाऊंगा तो ये एंगल कितना होगा 45। तो अगर हम देखें कि cos 45 क्या होगा, R अपॉन R प्लस R, ठीक है। अब cos 45 का वैल्यू कितना होता है √2, 1/√2। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पाएगा √2 इक्वल टू √2R इक्वल टू R प्लस R। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर R अपॉन R का याद रखना है आपको, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा यही, देख लेना 0.414। तो आपको याद होगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि जब भी R अपॉन R का वैल्यू बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल r बढ़ेगा तभी टोटल R अपॉन R बढ़ेगा। तो स्मॉल r बढ़ेगा तो जो वॉइड का पार्टिकल है वो बड़ा होगा, अगर वॉइड का पार्टिकल बड़ा होगा तो होता ये है कि साइज बड़ा होने के कारण जो टच करने वाले पार्टिकल है वो ज्यादा आ पाते हैं, अगर इसको देखो तो कम करेंगे, अगर ये होगा तो उसको बहुत सारे पार्टिकल टच कर सकते हैं ना। तो ये हुआ अपना कि R का वैल्यू बढ़े, R अपॉन R का वैल्यू बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो अपन को पता है कि ट्राइगोनल वॉइड के लिए ये वैल्यू कितनी है 0.155, और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितनी है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अपन THV भी बोलेंगे आगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है R अपॉन R की, ये हो जाती है आपकी 0.225। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 4। अब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखिए, और वैल्यू कितनी है 0. अभी निकालिए 414, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। ओके, अब इसी तरीके से एक और वॉइड होती है, वो जो वॉइड है उसका नाम है क्यूबिकल वॉइड। क्या नाम है, अब ये कहां पाई जाती है, ये आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल में पाई जाती है। कैसे कि अगर मैं पार्टिकल को यहां जमा लूं इस तरीके से, इधर 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 और इधर, ये भी ऐसे, तो ये चारों एकदम से एक, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको मालूम है ये ऐसे है, और ऐसे नीचे वाली सरफेस में भी 4 ऐसे, तो इन सभी के बीच में यहां जो वॉइड बनेगी, यहां जो वॉइड का पार्टिकल आएगा उसे बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड का पार्टिकल। इन सभी पार्टिकल के बीच में 4 नीचे से आएंगे, 4 ऊपर से आएंगे, और बीच में जो जगह बच जाएगी उसे बोलेंगे अपन क्यूबिकल वॉइड। इस क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8।
अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो जाहिर सी बात है कि आंसर जो आएगा वो अलग आएगा, मतलब इनसे ज्यादा आएगा, क्योंकि 6 पर ये आ रहा है तो 8 पर और ज्यादा आंसर आएगा। वो आंसर कैसे निकालना है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं तो ये बॉडी डायगोनल होता है। तो बॉडी डायगोनल के आधे के पर कौन है, सेंटर है किसका, वॉइड के पार्टिकल का सेंटर। भाई मुझे मालूम है अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, दोबारा देखिए, इसको और इसको मिलाता हूं तो ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, और इसके बीच में किसका सेंटर होगा, वॉइड के पार्टिकल का, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r प्लस आर। अब टोटल जो r प्लस आर है वो क्या है, बॉडी डायगोनल का हाफ, तो बॉडी डायगोनल अपॉन 2 इक्वल टू r प्लस आर। बॉडी डायगोनल अपन मालूम है √3a होता है, तो √3a अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा r प्लस आर, ठीक है। और ये पार्टिकल क्योंकि इस तरीके से टच करते हैं तो ये दूरी कितनी है, a, तो a इक्वल टू क्या होती है प्रिमिटिव के लिए, a इक्वल टू होती है 2r, तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू 2r अपॉन 2 इक्वल टू r प्लस आर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 √3r। जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं रेशो वेशो लेके तो याद रखना r अपॉन r का वैल्यू आ जाता है 0.732, ठीक है। और ये जो आंसर होगा वो किसके लिए होगा, किसके लिए होगा बच्चों, ये आंसर होगा आपका क्यूबिकल वॉइड के लिए। तो क्यूबिकल वॉइड के लिए जो आंसर होगा वो कितना आएगा, r अपॉन r का वैल्यू, छोटी रेडियस हमेशा ऊपर, तो ये आएगा 0.732 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा r। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को मेंटेन करने वाली वॉइड को क्या कहेंगे, तो आपको बोलना है क्यूबिकल वॉइड, और आपको पूछेगा कि इसके लिए इसके लिए r अपॉन r का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये बताना है। या फिर बोलेगा r अपॉन r का इतनी वैल्यू को रखने वाले को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं वो क्यूबिकल वॉइड होगा, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। तो ये डाटा आप लिख लो। तो हम सबको एक एक वर्ग के पहले इसको समझाया, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, द वॉइड इन विच कमिंग अप पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 3, फिर कमिंग अप पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। सबकी डेफिनेशन होगी, ये याद रखना। क्यूब, और आपसे कोई पूछे क्यूबिकल वॉइड किस में पाई जाती है, सिंपल प्रिमिटिव क्यूब में पाई जाती है। अब इसको और समझते हैं कैसे, ठीक है, साफ कर। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर n, टाइप ऑफ वॉइड, नंबर n, इफेक्टिव पार्टिकल। इफेक्टिव पार्टिकल को अपन कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल भी बोलते हैं। और कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल को हम जेड बोलते हैं, हमें पहले से मालूम है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है कि इफ कंट्रीब्यूटेड particles are Z, then टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 2Z के बराबर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी Z के बराबर, ये याद है। तो ये रिलेशन हो गया टाइप ऑफ वॉइड,
और कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल के बीच में, याद रखना है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बीसीसी में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो आपको मालूम है बीसीसी के लिए z बराबर 2 होता है, प्रूफ करा चुका हूं। कैसे? 1/8 × 8 प्लस एक बॉडी का पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? ये होंगी आपकी 2z मतलब 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? ये आपकी होंगी 2 z के बराबर, जितना z होगा। जैसे अगर एफसीसी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? कितनी होगी बोलो भाई? z बराबर कितना है? 4, प्रूफ कराया है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रिमिटिव को लें तो z बराबर कितना होता है? 1, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर 1 और टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2, और इसके लिए क्यूबिकल वॉइड भी होती है। तो क्यूबिकल वॉइड कितनी होती है बच्चों? 1। ये अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इससे जस्ट पहले। तो ये आपको याद रखना। तो ये आपका रिलेशन हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना z होगा उसके दुगना तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर, और जितना z होगा उसके बराबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, मैं बता दूंगा कि कौन सी जगह कहाँ पाया जाती है, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड पाई जाती है, कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाई जाती है, मतलब कहाँ किस किस लोकेशन में पाई जाती है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हाँ भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पोर्शन है, वो पोर्शन है लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। इस पे बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC यूनिट सेल जैसा होता है, ठीक है। तो आपसे ये कहा जाता है कि NaCl में Na कहाँ है और Cl कहाँ है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। NaCl में Na जो होता है वो Na+ होता है, और Cl जो होता है वो Cl- होता है। अब Na+ का साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है साइज ऑफ Cl-। तो क्या होगा कि ये जो Na+ होगा जिसका साइज छोटा है, ये तो रहेगा आपका वॉइड में, क्योंकि छोटा पार्टिकल वॉइड में, और ये जो रहेगा ये किस में रहेगा आपका? ये क्रिस्टल बनाएगा, क्रिस्टल फॉर्म्स। तो अब इसको ऐसे समझिए, तो वहां पे पूछेगा कि NaCl में Na कहाँ है और Cl कहाँ है। तो Cl तो FCC यूनिट सेल बना लेगा, और जो Na होगा वो वॉइड में होगा। अब FCC यूनिट सेल में दो तरीके की वॉइड होगी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। तो पूछता है कि लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है। तो हमें मालूम है टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड होता है आपको मालूम है 2z के बराबर। तो अगर ये 2z के बराबर होगा तो हम कहेंगे इट विल बी लोकेटेड नियर टू ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। बच्चा कहेगा कैसे? तो अगर मैं इसको एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मान लूं, तो अभी ऐसा है कि हर कोने पे पार्टिकल होगा और फेस पे पार्टिकल होगा, लेकिन मैं अभी अगर सारे पार्टिकल इसमें चिपका दूंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा कि यूनिट सेल कैसे दिखेगी और उसके बाद उसमें वॉइड कैसे दिखेगी। तो अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे पार्टिकल डाल दिया है, इस फेस पे पार्टिकल डाल दिया है, बगल वाली इस दीवार पे पार्टिकल डाल दिया है, और ये जो अंदर वाली दीवार है, ये जो यहाँ से कट होकर जा रही है पीछे वाली दीवार, इसमें एक पार्टिकल इसके सेंटर पे लगा दिया कि हर फेस पे होगा। तो पीछे वाली दीवार के फेस पे, इसके फेस पे और उसके फेस पे पार्टिकल है, और एक कॉर्नर पे। अगर मैं इन चारों को मिलाऊंगा तो यहाँ एक क्या बन जाएगा, एक टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इनके बीच में क्या है, थोड़ी दूरी है। दूरी मतलब ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ये इन तीनों के ऊपर है इस तरीके से।
तो इनके बीच में ये जो जगह है, इसमें जो पार्टिकल आएगा, यहाँ जो पार्टिकल आएगा वो कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में आने वाला पार्टिकल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, क्योंकि ये आपस में इससे मिले रहेंगे। क्योंकि ये इससे भी टच करता है, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, ये इससे भी करता है और ये इससे भी करता है। भाई अगर कोने का पार्टिकल है तो जो इस सरफेस से करेगा, तो जो दीवार इधर जा रही है, मतलब अगर मैं इस दीवार के कोने के पार्टिकल को देखूं तो वो इस पे भी टच करेगा, इस दीवार पे। वो दीवार कौन सी होगी, ये वाली, और ये सीलिंग पे भी टच करेगा, ये रहा, और ये जो इधर दीवार है, इधर वाली दीवार, उस पर भी टच करेगा। ठीक है, तो इसके, इस दीवार के, इधर वाली दीवार के और सीलिंग वाली दीवारों को तीनों को मिलाओगे तो ये तीन पार्टिकल इस तरीके से क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल सा बना लेंगे। उसके ऊपर एक और पार्टिकल जब आएगा तो ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब कईयों को लगता होगा सर अगर आप सब पे बनाओगे तो कैसे पूरा सेटअप बनेगा, तो सेटअप बनता है। अब मैं बता नहीं पा रहा हूँ तो ये बात अलग है, क्योंकि मेरे को 3D में समझाना पड़ेगा। अब सपोज कि मैं ये पार्टिकल उठा के यहाँ से हटा के यहाँ लोकेट कर दूं, तो यहाँ पे भी इधर पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल होगा और अंदर वाली सरफेस पे होगा, तो ये तीनों मिल जाएंगे और ये इससे मिल जाएगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ वॉइड के अंदर पार्टिकल आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने एक इमेज सेट करी है, जाके देखो, देखो इधर। तो अगर आप इधर देखोगे तो आपको साफ पता लग रहा होगा कि 8 क्यूब का स्ट्रक्चर है, 8 हिस्सों में बांट दिया मैंने एफसीसी इमेज को होल्ड कर लेना ना, पॉज कर लेना। एक पार्टिकल है, उसमें से एक हिस्से को उठा लाया हूँ और एक हिस्से को उठाने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। देखो मैं पेन से ही बना दे रहा हूँ और आपको वहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा। एक पार्टिकल इधर है, ठीक है, एक छोड़ के एक पार्टिकल है, मतलब एक क्यूब, एक हिस्से को उठा लाया हूँ और एक हिस्से को अगर हम जब देखते हैं तो एक कोना छोड़ के एक पार्टिकल है, फिर इसको छोड़ दिया, यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, तो देखो अब इसको छोड़ा एक पार्टिकल, फिर इसको छोड़ा, फिर एक पार्टिकल, इसको छोड़ा एक पार्टिकल, और देखो इसको छोड़ा तो एक पार्टिकल। ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, ये चारों मिलके एक कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे बोलो, टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर जो पार्टिकल आएगा वो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर आने वाला पार्टिकल। मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा ये क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे 8 क्यूब बनेंगे हर कोने से रिलेटेड। और अब ये भेजा, देखो आप इसको देख रहे हो, 8 क्यूब इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से देखते हैं क्या होता है, इतने में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ये समझो कि हर कोने के नीचे एक जगह है एफसीसी में जहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड रखी हुई है, और वो किससे मिलती है, 4 पार्टिकल से मिलकर बनती है। और वो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ है। जैसे अगर ये दीवार है तो इसके वो कोने पर एक पार्टिकल होगा, इस दीवार पर एक पार्टिकल होगा, ये टच करेगा, ये वाली दीवार जो ये है इस पे पार्टिकल और सीलिंग पे पार्टिकल। ठीक है, तो इस पर इस दीवार और सीलिंग का पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल सा ऐसे बना लेंगे, और वो जो कोने का पार्टिकल इस पे ऐसे आएगा, और इनके तीन के बीच में जो जगह होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऐसी कितनी वॉइड बनती है, 8 वॉइड बनती है। जब भी 8 आता है क्योंकि z=4 रहेगा और 2z बराबर 8 होता है। ठीक है, क्योंकि एफसीसी के लिए हमें मालूम है z कितना है। आगे बढ़े, चलो अब लोकेशन देखेंगे किसकी, बोलो किसकी देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ है। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, तो समझ में आया। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 4, क्योंकि बिकॉज z
ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर जो है वो जेड के नंबर के बराबर होता है और जेड इक्वल टू 4 है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो पहले मैं लोकेशन लिख देता हूँ। एट दी बॉडी सेंटर, एंड एट दी ईच एज सेंटर। आपको मालूम है एज कितनी बॉडी सेंटर में होगा तो वो तो पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना होगा, एक। आपको मालूम है टोटल एज कितनी होती है, मैं बता चुका हूँ 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, क्योंकि एक एज कितने में जाती है 4 क्यूब में। अगर जैसे मैं इसको बना दूं तो ये जो एक एज है ये कितने क्यूब में जाएगी, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर और एक क्यूब इधर। तो ये एक एज कितने में जाएगी, ये एक दीवार की एक एज कितने में जाती है, 4 कमरों में जाती है। ठीक है, तो इस एज पे आने वाला पार्टिकल इस तरीके से, एज पे आने वाला पार्टिकल कितने कमरों में जाएगा, 4 कमरों में जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा सेटअप बनाए तो 1 + 3 = 4, तो 4 होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब वो कैसे दिखते हैं, इसको आप यहाँ देखते हैं। हर फेस पे पार्टिकल आ गया, एक अंदर वाले फेस पे होगा पार्टिकल, इस पे भी एक पार्टिकल है, अंदर वाले फेस पे पार्टिकल होगा ये रहा, और एक बाहर वाले पर भी होगा। तो अगर हम मिलाते हैं तो ये देखो आप, देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीचों बीच नजर आ रही है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा जो बीच में आएगा, क्योंकि ये चारों से टच इमेज को है ना पार्टिकल से होल्ड कर लेना है ना, पॉज कर लेना। नीचे वाला फेस का पार्टिकल, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो समझ में आ जाएगा। देखिए वही हो रहा है कि सभी फेस के पार्टिकल से बीचों बीच एक क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये अपन ने इसको क्लियर कर दिया एट द बॉडी सेंटर। अब करेंगे एट द ईच एज सेंटर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ देखिए, साफ कर रहा हूं, ये लिख लेना कॉपी पेन लेके, नहीं तो यार फिर मजा नहीं आएगा यार, कॉपी पेन लेके बैठा जा करो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ईच एज पे कैसे होगी, बच्चों देखो इधर, मजा आएगा एकदम। अब देखो एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, अब देखो इस फेस पे एक पार्टिकल होगा, इस वाले बाहर वाले फेस पे। ठीक है, अगर यहां एक और क्यूब हुआ तो इस क्यूब के इस फेस पे भी एक पार्टिकल होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो अंदर वाला, ये वाली तो दीवार है, ये वाली, इस पर भी एक पार्टिकल होगा। अब देखिए यहां पर आगे एक दीवार और होगी, अगर आप देखो तो ये 4 क्यूब जब तो बनेंगी जब ये दीवार आगे खिंच के आएगी, एक क्यूब इधर बन जाएगा, एक क्यूब यहां बन जाता है। तो जब ये दीवार आगे खिसक के आएगी तो इस दीवार पर आप ये समझो कि इस दीवार पर भी तो एक पार्टिकल होगा, इधर होगा ना। तो जब इन सबको मिलाते हैं, इस दीवार के पार्टिकल को भी मिलाते हैं, तो ये चारों मिलके इस तरीके से 4 गोले बनते हैं और ये सब मिलते हैं। तो देखो इधर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। अगर इस पर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, इमेज 3D समझ में आ जाएगा।
देखो आ रहा है ना, एज को पकड़ो, एक एज 4 कमरों में जा रहा है और 4 कमरों में जा रहा है, तो 4 कमरों के पार्टिकल से वो सेट हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा होगा। देखो इधर, तो लोकेशन कहाँ कहाँ हो गई, हर एज के सेंटर पे एक पार्टिकल आएगा, और अगर हर एज के सेंटर पर अगर एक पार्टिकल आया, ईच एज सेंटर कंटेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC, और कहा एंड 1 octahedral void will be at where at body center। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, तो आपको FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन का पता चल गया है। ठीक है, एक चीज और सुन लीजिए लास्ट में, कभी कभी ये पूछ लेता है हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, तो किसके बराबर होंगी, वो Z के बराबर, और Z कितना निकाला 6, और कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 2Z के बराबर, और कितना हो जाएगा ये 12, ये याद। इस तरीके से हमारा आज का सेशन, ये लेक्चर यही खत्म होता है, और कल जो अगला लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन डेंसिटी एंड कैलकुलेशन। कल हो सकता है, कल के लेक्चर में हो सकता क्या होगा, मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा और आपसे CBSE के JEE मेंस के 80% क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे, फिर जो बच जाएगा पोर्शन वो रह जाएगा डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है।